हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M by A पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 का नेक्स्ट वीडियो। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम फर्स्ट और सेकंड चैप्टर 12th क्लास का कर चुके हैं, जो थी रिलेशनल फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, मेरे M&M by A पे, मैथमेटिक्स एंड मोर बाय आशुतोष पे, और वहाँ पे जाके आप मेरी प्लेलिस्ट से आप ये चैनल देख सकते हैं। जो वीडियोस मैंने अब तक अपलोड किए हैं फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर, वहाँ से आप उनसे क्लियर कर सकते हैं अपने सारे क्वेश्चन, सारे मेन टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने उसमें करवाए हुए हैं, वो आप जरूर देखिएगा। लास्ट वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, इसमें आई बटन पे क्लिक कीजिए और लास्ट वीडियो का लिंक वहाँ से मिल जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मैट्रिसेस। ठीक है, तो मैट्रिसेस क्या है वो हम समझेंगे, और मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है और मोस्ट ईजीएस्ट भी है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बता दिया था कि सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू। तो मैट्रिसेस, मैट्रिसेस जो है दैट इज प्लूरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। एक्चुअली एक सिंगल वैल्यू को मैट्रिक्स बोलते हैं और जो उसकी प्लूरल वैल्यू उसको मैट्रिसेस बोलते हैं, मैट्रिसेस। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स ही है एक्चुअली। तो वो होता क्या है, देखिए मैट्रिक्स क्या होता है, किसी भी, जैसे हम नॉर्मली प्रेयर करते हैं, जैसे स्कूल में प्रेयर होती है, तो प्रेयर में हम क्या करते हैं, लाइनें बना दी जाती है ना, लाइनें बनाते हैं, कुछ रोज होती हैं, हर रो में बच्चे वहाँ पे होते हैं, हर रो में कुछ बच्चे होते हैं खड़े होते हैं कुछ गैप के बाद। तो जैसे हम उसको अगर ऊपर से व्यू देखें उसका, सपोज उसका व्यू देखें, तो वो जो व्यू नजर आएगा उसी का नाम ही मैट्रिक्स है। ठीक है, तो उसमें हम क्या होते हैं, रोज एंड कॉलम्स होते हैं। जैसे ये फर्स्ट रो इस तरह से, सेकंड रो, थर्ड रो इस तरह से बनती है, और वैसे ही कॉलम्स बनते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट जो होती है, जैसे प्रेयर के टाइम पे आपने देखा है बच्चे खड़े होते हैं, तो ऊपर से जो एरियल व्यू देखेंगे उसका, तो वहां से जो व्यू आएगा वो आपकी मैट्रिक्स की ही फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स होती क्या है, देखिए एक्चुअली ये होती है मैट्रिक्स, इस टाइप से इसकी नोटेशन होती है, स्क्वायर ब्रैकेट टाइप की होती है, थोड़े बड़े बनाने हैं आपको, और इसके लिए नोटेशन चलती है कोई भी ABCD XYZ कोई भी ले सकते हैं, बस जीरो मत लेना। ठीक है, बाद में बताऊंगा रीजन क्यों नहीं लेना है। सो ABCD इक्वल टू, जैसे हम सेट में लेते हैं वैसे ही मैट्रिक्स में भी आप ले सकते हैं ABCD कोई भी। ठीक है, तो उसके अंदर यहाँ पे कुछ एलिमेंट होते हैं, ये पोर्शन है जहाँ पे वो एलिमेंट यहाँ पे कैरी करेंगे हम। तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे होता है, ये वैसे नॉर्मली नंबर होता है बट यहाँ पे समझाने के लिए 1 1 ले रहा हूँ, 1 2 1 3 एंड सो ऑन 1 n, सिमिलरली 2 1 2 2 2 3 एंड सो ऑन 2 n, एंड ऐसे ही चलते चलते लास्ट में M1 M2 M3 M3 और लास्ट में AMN। तो अब ये नोटेशन क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज आपकी एक मैट्रिक्स हम ऐसे लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, प्लस माइनस भी हो सकता है, रियल कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकता है, सब चलेंगे। ठीक है, कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं आप यहाँ पे, बस उसकी कुछ अरेंजमेंट होती है, ध्यान रखिएगा क्या है। ये होती है आपकी रो, ठीक है, ये होती है आपकी रो फर्स्ट, इसको आप रो यहाँ पे बोल दीजिए, ये है आपकी रोज इस साइड, और इस साइड होते हैं कॉलम्स। ये है फर्स्ट कॉलम, ये है सेकंड कॉलम, C1 C2 बोल देता हूँ इसको शॉर्ट फॉर्म में। C1 का समझ जाइएगा आप, C1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, C2 मीन्स सेकंड कॉलम, C3 मीन्स थर्ड कॉलम, एंड ऐसे ही। देखिए ध्यान से, ये कॉलम की जो नोटेशन है वो सेकंड लेटर है, ध्यान से देखिए। जब मैंने C1 कहा है तो यहाँ पे 1 है, देखिए दोनों जगह 1 है, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए C2 है तो यहाँ पे A12 को C2 बोला है, A13 है तो मैंने उसको C3 बोला है। तो आप समझ गए होंगे, जो सेकंड जो डिजिट हमने यूज किया है वो उसकी कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे ही लास्ट पे देखिए, लास्ट का वैल्यू क्या है n, तो nth कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, तो दैट मीन्स इसको आप बोलेंगे क्या, Cn, nth कॉलम बोलेंगे, nth कॉलम ये रहेगा। सिमिलरली जो इस साइड है रो है, दैट इज फर्स्ट रो है तो R1 बोल देता हूँ, R2 यानी कि सेकंड रो है, थर्ड रो, फोर्थ रो, तो यानी कि आप देखेंगे फिर से वही 1 यानी कि फर्स्ट वाली वैल्यू को हम रो के बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 है तो ये 2 है तो ये R2 है, अगले में A31 होगा तो थर्ड रो होगी, ऐसे ही M1 है तो ये mth रो है। ठीक है, mth रो, तो R फॉर रो एंड C फॉर कॉलम, कैपिटल में होना है। तो ये है आपकी नोटेशंस। तो
तो जो मैट्रिक्स होती है दैट इज अरेंजमेंट होती है नंबर्स की, अल्फ़ाबेट्स की, नेम्स की, किसी की भी हो सकती है, तो उनको आपको ऐसे अरेंज करना है, ठीक है। और ध्यान रहे या तो रेक्टेंगल फॉर्म में या स्क्वायर फॉर्म में होती है, या तो रेक्टेंगल या स्क्वायर, यानी कि ये नहीं है कि इसमें 3 ले लिया, यहाँ पे 2 ले लिए, यहाँ पे 1 ले लिया, ठीक है ना। ये नहीं करना आपको कि 1 2 3 और यहाँ पे लिख लिया 4 5, यहाँ पे लिख लिया 6, बन गई मैट्रिक्स, गलत है। इसके अंदर क्या होगा, सिंपली पूरा कंप्लीट फिल करना है। यहाँ पे जैसे पूरे ये 3 है तो ये नीचे भी 3 है, नीचे भी 3 है, ठीक है। आप चाहें तो इसको आप ये हटा सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, इस तरह से, ठीक है। ये भी मैट्रिक्स बोली जाएगी। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन आप क्या समझेंगे, मैट्रिक्स क्या होता है, इट इज एन रेक्टेंगुलर और स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ m into n एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स। यानी कि क्या होता है, अरेंजमेंट होता है किसका, एलिमेंट्स का, m into n, मतलब m फॉर रो, मैं फिर से बता रहा हूँ, फर्स्ट वैल्यू रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड वैल्यू कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये रो की बात कर रहा है, इतनी रोज होंगी और इतने ही कॉलम्स होंगे। तो ये कितने भी हो सकते हैं, काउंटिंग ये जरूर नहीं m और n ही रहेगा, किसी में 2 हो जाएंगे रो, किसी में 3 रो हो जाएंगी, किसी में 4 कॉलम हो जाएंगे, किसी में 3 कॉलम हो जाएंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रो इंटू कॉलम होने चाहिए, ध्यान रखिए। तो या तो वो अगर दोनों इक्वल है तो स्क्वायर फॉर्म बन जाएगी, जैसे 3 रो 3 कॉलम है तो स्क्वायर बन जाएगा, है ना, लेंथ ब्रेड्थ इक्वल हो जाएगी उस केस में। और अगर आपके पास लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग है तो वो रेक्टेंगल शेप बन जाएगी, जैसे ये रहा आपके सामने, ये जो शेप आपकी रेक्टेंगुलर शेप है। क्यों, क्योंकि देखिए ध्यान से, रो देखिए पहले कितनी है, रो हमेशा इस साइड से देखी जाती है, तो आप देखेंगे 2 रो है इसमें, और कॉलम देखते हैं इस साइड से, देखते हैं ऊपर से कॉलम देखे जाते हैं, तो देखेंगे आप टोटल 3 कॉलम है। सो जो आपके पास मैट्रिक्स है दैट इज रेक्टेंगुलर और स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ m into n एलिमेंट्स। अब m into n का मतलब क्या है समझिए, देखिए आपके पास इसमें टोटल 6 एलिमेंट्स हैं, काउंटिंग सबको आती है, 12th क्लास में हो तो काउंटिंग देखिए करके 6 एलिमेंट है, यानी कि नंबर ऑफ रो थी 2, नंबर ऑफ कॉलम थे 3, तो 2 into 3 क्या आया, 6। समझ में आया। तो जितनी रो में एलिमेंट है, जितने कॉलम में एलिमेंट है, उसके हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स को, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएगा, ठीक है। और जो m into n जो आता है दैट इज नोन एज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, m into n, जो m into n होता है दैट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे अगर मैं कहता हूं ए मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 3 into 4, 3 into 4 के ऑर्डर की मैट्रिक्स है, यानी कि 3 तो रो लेने हैं आपको और 4 क्या है, कॉलम्स लेने हैं, ठीक है। ये है आपके एग्जांपल, ये है जर्नल नोटेशन। जर्नल नोटेशन आपको याद रखना जरूरी है। कैसे, फर्स्ट जो है वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, देखिए ये एलिमेंट देखिए ध्यान से, ये एलिमेंट जो 1 है देखिए ध्यान से देखेंगे आप, तो ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, सो इट इज फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो A11 इसकी नोटेशन है। ये देखिए एलिमेंट क्या है, फर्स्ट रो में है, तो हमेशा पहले रो को बोला जाएगा फिर कॉलम को बोलेंगे, ध्यान रखें, पहले कॉलम नहीं बोलना है, पहले रो बोलनी है। सो फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है तो A12 बोलेंगे। ये एलिमेंट देखेंगे तो A13 बोला जाएगा इसको, तो इसकी जो जनरल नोटेशन देखी जाएगी वो बनेगी A11, A12, A13, ठीक है। इसी तरह से ये देखिए कौन सी पोजीशन है, ये है सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो सेकंड रो का मतलब 2 और फर्स्ट कॉलम का मतलब 1, तो 2 1। ये जो एलिमेंट 5 है वो सेकंड रो में है एंड सेकंड कॉलम में है, तो A22 एंड सिमिलरली A23, तो इस तरह से चलता है। अब मैं बात कर रहा हूँ इसकी, अगर हमें कहा जाए एक 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स फॉर्म कीजिए, तो आप देखिए क्या बोलते हैं उसको, इसको बोलेंगे A11, क्योंकि हमें रो कितने लेने हैं 3 और कॉलम लेने 4, कॉलम 4 बना रहे हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, हो गया ना। थोड़ा गैप रखिएगा, इकट्ठे नहीं करना है, थोड़ा गैप पे बनाना है, तो सब के बीच में गैप होना चाहिए, ठीक है ना। सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्मली आजकल फॉलो हो रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग गैप बना के चलेंगे। तो A11 यहाँ पे हो जाएगा A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। ये वो मैट्रिक्स है जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3 into 4 है। अब ये 3 into 4 का ये नहीं कि आंसर ये आ गया, अब क्वेश्चन क्या होगा, आपसे कहा जाएगा फॉर्म ए मैट्रिक्स whose order is 3 and 3 into 4 and whose element is given by Aij is equal to I minus 3j mod by 2। ये एग्जाम्पल लिया है मैंने, जरूर नहीं आपको यही क्वेश्चन है, कुछ भी हो सकता है,
हो सकता है ये कहती है ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4, कुछ भी हो सकता है, नोटेशन मैं दे रहा हूँ बस सिंपली। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको पहले तो ये बोला है ऑर्डर 3/4 होना चाहिए और जो एलिमेंट है वो इस फॉर्म में होने चाहिए। तो आपको क्या करना है, पहले तो आपकी ये फॉर्म करनी है, पहले पता करना है कितने एलिमेंट आएंगे। तो ये बताने की जरूरत नहीं है, टोटल 12 आएंगे। मैंने बताया था नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम हो गए 12। सो 12 एलिमेंट्स बनेंगे, देख सकते हैं 4, 8 और 12। अब आपको एलिमेंट फिल करने हैं यहाँ पे, तो देखिए A11 क्या आएगा। A11 निकालने के लिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आई और जे को 1 1 रखना है। तो आई और जे को यहाँ पे 1 1 रख दीजिएगा तो A11 आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा वो, देखिए A11 होगा I माइनस 3J, समझ गए होंगे। I की जगह 1, J की जगह भी 1 1 निकाल रहा हूँ ना, तो ये I है ये J है। तो 1 माइनस 3 इंटू 1, 3 1 जा 3 होता है अपॉन 2, माइनस 2 का मोड अपॉन 2, माइनस 2 का मोड होता है प्लस 2, सो 2/2 यानी कि 1। तो फर्स्ट एलिमेंट इसका 1 आएगा, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट होगा A12, देखेंगे A12 क्या आएगा। तो I की जगह 1, J की जगह 2 लगा दीजिए उस फॉर्मूले में। 1 माइनस 3 इंटू 2, क्योंकि J की जगह 2 है तो 3 2 जा 6/2, दैट इज -5। और -5 का मोड करेंगे तो +5 रहेगा, तो 5/2। तो टेंशन मत लेना, डिवाइड में आ गया तो क्या करें, तो 5/2 ही रहेगा, कोई परेशानी नहीं है हमें। सिमिलरली A13, A14 जो भी आ जाए आपको पुट करते जाना है और सारी वैल्यूज फाइंड कर देनी है। तो ये है आपकी मैट्रिक्स की फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से मैं बता देता हूँ, मैट्रिक्स की जर्नल नोटेशन होती है AIJ। तो आप कोई भी मैट्रिक्स है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, दैट इज A इज इक्वल टू AIJ, इस तरह से ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। अगर आपके पास मैट्रिक्स दूसरी और है, B है, उसका नाम है, मान लीजिए B है तो स्मॉल b लग जाएगा। अगर C है, कैपिटल C मैट्रिक्स का नाम है तो स्मॉल c उसके एलिमेंट को बोला जाएगा, साथ में IJ रहेगा। I स्टैंड्स फॉर रो एंड J स्टैंड्स फॉर कॉलम, ये ध्यान रखिएगा। तो जितनी रो है जितने कॉलम है उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब तक हम मैट्रिक्स के डेफिनेशन कर चुके हैं, उसके बाद हमने नोटेशन कर दी, उसके बाद हमने ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स बता दिया। ऑर्डर का मतलब रो इंटू कॉलम होता है, दैट इज 2/3, 3/3, 4/3 रो इंटू कॉलम होते हैं, सिंपली ध्यान रखें। तो ये ऑर्डर होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज जैसे डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, किसी भी मैट्रिक्स में जो डायगोनल पोजीशन पे जो एलिमेंट होते हैं, ठीक है, डायगोनल पोजीशन पे जो एलिमेंट होते हैं उसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। कैसे, जैसे ये भी हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक मैट्रिक्स है, सपोज 3/3 ऑर्डर है क्योंकि 3 रो है एंड 3 कॉलम है। सो इसका ऑर्डर अगर पूछे आपसे कोई तो बोलेंगे 3/3 ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का। सो मैट्रिक्स ए है आपकी 3/3 ऑर्डर की, तो ये है डायगोनल एलिमेंट, ये वाले, और ये भी डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है। सो डायगोनल एलिमेंट को ऐसे लिखते हैं, डायगोनल 1 5 9, ठीक है। एंड ऐसे ही डायगोनल, दूसरा डायगोनल है 7 5 3, समझ गए। तो डायगोनल एलिमेंट ऐसे होते हैं जो डायगोनल पोजीशन पे होते हैं, उसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। नेक्स्ट आता है टॉपिक आपका प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल से मतलब क्या है, वैसे डायगोनल आपको पता है दो होते हैं, तो एक इस साइड से और एक इस साइड से, 2 डायगोनल होते हैं, किसी भी स्क्वायर में कहो या रेक्टेंगल में कहो, क्योंकि ये मैट्रिक्स एक्चुअली रेक्टेंगुलर और स्क्वायर अरेंजमेंट ही होती है, तो वो डायगोनल का मतलब वही है, जो उस पोजीशन पे एलिमेंट है वो डायगोनल एलिमेंट होते हैं। तो सबसे मेन पॉइंट आता है प्रिंसिपल डायगोनल क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई भी एग्जांपल ले रहा हूँ, तो ये जो डायगोनल है मेन, ऊपर से सबसे ऊपर वाले से सबसे नीचे वाले तक का, ये वाले जो लाइन है, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। तो ये होता है आपका प्रिंसिपल डायगोनल। तो जब भी कोई डायगोनल की बात की जाएगी प्रिंसिपल डायगोनल की, तो आप बात करेंगे मेन की। मेन का मतलब होगा सबसे ऊपर वाले एलिमेंट को, सबसे शुरू वाले एलिमेंट को सबसे लास्ट वाले एलिमेंट से तक का जो डायगोनल बनता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना है अपना टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मीन्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, जिसमें सिर्फ एक रो हो, बस कॉलम चाहे कितने भी हो लेकिन एक ही रो हो, दैट इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 into n। 1 into n का मेरा मतलब है, यहाँ पे मैंने आपको पहले भी कहा था रो है और ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, तो रो तो 1 रहेगी, कॉलम n हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 इस तरह से, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर सिर्फ एक ही रो है 1 2 3 4, यानी कि एक ही रो है 1 ये वाली,
तो एक ही रो है तो रो मैट्रिक्स है। कॉलम चाहे 4 हो, चाहे 2 हो, चाहे 1 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान रखें जिसमें सिर्फ एक ही रो हो उसको आपने रो मैट्रिक्स बोलना है, ठीक है। सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स आप समझ गए होंगे। कॉलम का मतलब क्या होगा, जिसमें एक ही कॉलम हो, दैट इज m इंटू 1। फिर वही बात आ गई, कॉलम 1 है, रो चाहे कितनी भी हो। इसका एग्जांपल मैं लेता हूँ, वी मैट्रिक्स मान लीजिए 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो एक ही कॉलम है जिसमें रो चाहे कितनी भी हो। मैं फिर से बता रहा हूँ, रो चाहे कितनी हो, कॉलम सिर्फ एक है तो कॉलम मैट्रिक्स है। इसमें सिर्फ सारी वैल्यू सिर्फ कॉलम में है कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें सारी वैल्यू रो में है वो रो मैट्रिक्स है। तो नेक्स्ट आता है आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर से नाम से ही पता लग रहा है, रेक्टेंगुलर मतलब जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने आपको ये बात बता चुका हूँ पहले, ये नहीं है कि आपने ये छोड़ ही दिया, इसको लिखा ही नहीं, ऐसा नहीं है। एलिमेंट के नीचे एलिमेंट आएगा ही आएगा, ध्यान रखें। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो गया आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, इतना भी ले सकते हैं, ये भी चलेगा। मतलब सिंपल है, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अलग अलग हो, ठीक है, सेम नहीं होना चाहिए। इसमें देखिए ध्यान से, 2 तो रो है और 3 कॉलम्स है, तो यानी कि 2/3 ऑर्डर की है ये। तो ये नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं है तो रेक्टेंगुलर है। सेम इसी तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स आप समझ गए होंगे, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, ये है स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें 2 रो एंड 2 कॉलम है, ठीक है। देखेंगे 2 रो एंड 2 कॉलम्स, 3 रो 3 कॉलम भी हो सकते हैं, 4 रो 4 कॉलम भी हो सकते हैं, मतलब सेम रहेंगे। नेक्स्ट आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है स्टूडेंट्स, एक कोई भी ऐसी मैट्रिक्स, मैं बात कर रहा हूँ डायगोनल की। डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ डायगोनल पोजीशन पे एलिमेंट हो। डायगोनल से मेरा मतलब है प्रिंसिपल डायगोनल से, ध्यान रखें। डायगोनल से मेरा मतलब है प्रिंसिपल डायगोनल से है। तो प्रिंसिपल डायगोनल पे तो एलिमेंट होंगे, जैसे ये 1 2 3 प्रिंसिपल डायगोनल थे, तो 1 2 3 था। बाकी सारी जगह पे 0 0 0 0 0 इस तरह से काउंटिंग पूरी करनी है, बाकी सब किससे, 0 से। और मेन डायगोनल पे कोई ना कोई एलिमेंट रखना है, ठीक है। तो वो है डायगोनल एलिमेंट। ये 3/3 ऑर्डर की डायगोनल मैट्रिक्स है, ध्यान रखें। 2/2 भी हो सकता है, जैसे 1 0 0 2। आप देखेंगे यहाँ पे भी डायगोनल पोजीशन पे एलिमेंट है, बाकी सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है, 0 है। नॉन डायगोनल मतलब समझ गए होंगे, डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट है वो सारे 0 हैं। नेक्स्ट आता है आपका स्केलर मैट्रिक्स। देखिए स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, ये भी डायगोनल की तरह ही है, जैसे डायगोनल किया था वैसे ही स्केलर है। तो अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होगी, स्केलर में क्या होता है, एक खासियत क्या है, इसमें भी डायगोनल पोजीशन पे एलिमेंट होते हैं, बाकी सारे 0 होते हैं, बट डिफरेंस क्या है दोनों में, सेम होना चाहिए। जैसे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, बाकी सारा 0 0 इस तरह से, समझ गए। यानी कि डायगोनल पे जो भी एलिमेंट है वो सेम है, चाहे वो प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, कोई भी हो, जैसा भी एलिमेंट है डायगोनल पे एलिमेंट सेम होना चाहिए। दैट इज प्रिंसिपल डायगोनल की बात कर रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ। तो डायगोनल एलिमेंट पे सेम होना चाहिए, चाहे वो 2/2 हो, चाहे वो 3/3 हो, चाहे 4/4 हो, बाकी सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। तो दोनों में डिफरेंस आपको पता लग गया होगा। डायगोनल पे एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं अलग अलग, बट स्केलर में सेम रहेंगे तीनों एलिमेंट या 4 एलिमेंट जितने भी हैं, 2 एलिमेंट भी हो सकते हैं, 2/2 है तो वो सारे सेम होने चाहिए, उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स जो है ये है मेन इनमें से, ये इतना ज्यादा काम नहीं आएगा, ये भी काम नहीं आएगा, ये ज्यादा काम आएगा यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, यूनिट का मतलब 1 है ना, यूनिट को 1 बोलते हैं, तो आइडेंटिटी भी कहते हैं इसको। तो इसमें काम वही है जो इन दोनों में था, वैसा ही है। देखिए इसमें मैंने बताया था कुछ भी हो सकते हैं एलिमेंट डायगोनल पे। स्केलर पे जब आए तो सारे एलिमेंट एक जैसे हैं, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव, चाहे कुछ भी हो। यूनिट मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, यूनिट कह लो या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह लीजिए, तो इसकी जो नोटेशन है ये हमेशा आई से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको आई, ठीक है, आई फॉर आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। सो इसमें 1 ही रहेगा, डायगोनल एलिमेंट सिर्फ 1 ही रहेंगे और कुछ नहीं हो सकते, सेम होने जरूरी है, सिर्फ 1 1 1 ही चलेंगे, ठीक है। तो ये है, बाकी सारे क्या होंगे, 0 0 0 0 0। और ये 3/3 ऑर्डर की है, तो दैट मीन्स इट इज I3, इसको I3 बोलेंगे,
ठीक है, 3x3 ऑर्डर की है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। ये जो आप डायगोनल की और तीनों की बात कर रहे हैं, ये तीनों क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए। तो चाहे डायगोनल हो, चाहे स्केलर हो, चाहे यूनिट मैट्रिक्स हो, तीनों को पहले क्या होना पड़ेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, चाहे वो 2x2 हो, चाहे वो 3x3 हो, चाहे 4x4 हो। तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 होना चाहिए, जरूरी है। 2x2 ऑर्डर के लिए I2 बोल दिया जाएगा उसको, और वो होगा 1 0 0 1। अगर I2 बोला है तो यानी कि 2 रो एंड 2 कॉलम है। I3 बोला है तो 3 रो एंड 3 कॉलम है। अगर ऐसे ही I4 बोल दिया तो बोलेंगे 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1। ठीक है, तो ये हो गया I4। अगर I1 कहते हो, I1 पे आ जाएगा ओनली 1, एक रो और एक ही कॉलम है, तो 1 1 1 हो जाएगा ना, तो I1 को आप 1 ही बोलेंगे। नेक्स्ट आता है आपका जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स जो है वो सिर्फ वो ओ ही उसके लिए फिक्स है, नोटेशन ओ रहेगा, जीरो थोड़ा बोल्ड करके लिखना पड़ेगा। सो जीरो मैट्रिक्स के लिए सिर्फ ओ चलता है, यानी कि जीरो चलता है बोल्ड में। इसमें क्या होते हैं, सारे एलिमेंट ही जीरो है, चाहे कितने भी हो, 2x2 हो, चाहे 2x3 हो, चाहे रेक्टेंगुलर हो, चाहे स्क्वायर हो, सारे एलिमेंट जीरो जीरो होते हैं। उसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। नल का मतलब एम्प्टी, खाली है ना, सिंपल। नल का मतलब खाली होता है वैसे नॉर्मली, तो वही जीरो का मतलब वही लेके चल रखा है इसमें। तो जीरो का मतलब सारे जीरो जीरो एलिमेंट होंगे, चाहे वो ऑर्डर चाहे कुछ भी हो। ठीक है, अगर 3x3 का ही है तो 3x3 का मतलब 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अगर 2x2 का ही है तो 0 0 0 0। अगर 2x3 का ही है तो 2 रो एट 3 कॉलम, लेकिन एलिमेंट सारे 0 0 ही रहेंगे, तो उसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट आता है कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या होती है, अगर कंपेयर किसके बीच में होता है, दो चीज़ों के बीच में होता है। तो यानी कि कोई भी कंपेयर करना है दो मैट्रिक्स को, तो उसकी क्या कंडीशन है। कंपेरेबल मैट्रिक्स वही होती हैं जिनको कंपेयर किया जा सके, यानी कि जिनका ऑर्डर सेम हो। यानी कि अगर आपकी मैट्रिक्स 2x3 ऑर्डर की ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है आपका 2x3, यानी कि ए मैट्रिक्स को हम लिखेंगे AIJ से, और 2x3 ऑर्डर है इसका। और दूसरी मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर है BIJ, और ये भी 2x3 होना चाहिए। यानी कि दो मैट्रिक्स को अगर हमें कंपेयर करना है तो बराबर वालों की टक्कर होती है, पता ही आपको, मुकाबला बराबर वाली का होता है। तो बराबर वालों का मुकाबला होता है, तो वैसे ही कंपेयर भी उन्हीं को करना है जिनकी ऑर्डर जो है सेम रहेगा। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए, मिक्सअप नहीं होना चाहिए भाई एक का 2x3 एक का 3x2 ले लो, तो नहीं होगा। जितनी रो फर्स्ट में है उतनी रो फर्स्ट में सेकंड में होनी चाहिए, जितनी रो सेकंड में है, जितने कॉलम सेकंड फर्स्ट में उतने ही सेकंड में कॉलम होने चाहिए। तो ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए, तभी हम उसको कंपेरेबल मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट आता है टॉपिक इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो आप क्या मतलब हुआ उसका। यानी कि आपके पास अगर मान लीजिए ए और बी दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो आपका इसका मतलब क्या हुआ। तो मतलब सिंपल सा है, अगर दोनों मैट्रिक्स को इक्वल कहा है तो कंपेयर करके ही कहा होगा, तो तभी वो इक्वल है। कंपेयर करके मान लीजिए कोई मैच हुआ, तो बराबर वालों का मैच हुआ तो बराबरी पे छूट गया, तो दैट मीन्स वो कंपेयर तो हुआ था तभी तो कंपेरेबल तो है ही। अब इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों के सेम है। मान लीजिए आपके पास ये है x प्लस वाई, और ये z, और ये x माइनस वाई, और ये है आपका 3। सपोज ये मैट्रिक्स ए है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मान लीजिए 6 है, यहाँ पे मान लीजिए 4 है, यहाँ पे मान लीजिए 5 है, यहाँ पे मान लीजिए 3 है। तो ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है। अब अगर आप देखें ए का ऑर्डर 2x2 है, बी का ऑर्डर भी 2x2 है। तो अगर आपके पास ऐसे कोई दो मैट्रिक्स गिवन है, तो इसका मतलब क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो फर्स्ट के इक्वल होगा, A11 इसका B11 के इक्वल होगा, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड सिमिलरली z इज इक्वल टू 5। मतलब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम रखने हैं। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड 3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन जब भी होंगे कि कंपेयर इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की बात आएगी, तो आपसे कोई ना कोई वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने के लिए कहा जाएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z वगैरह जो भी है। ठीक है, तो इस तरह से तब काम आता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो सिंपल है कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो एक क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा। ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, कोई भी मैट्रिक्स है उसके अंदर 24 एलिमेंट टोटल पता है हमें, मैट्रिक्स 24 एलिमेंट ले रहे हैं उसके अंदर। तो आपको बताना है पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है।
तो ऑर्डर का मतलब मैं फिर से बता दूं, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम के प्रोडक्ट को ही ऑर्डर कहा जाता है। तो आपको मतलब कितने रो और कितने कॉलम हो सकते हैं। तो आपको मैंने बताया था नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है दैट इज प्रोडक्ट होती है नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम की। तो इट मीन्स टोटल एलिमेंट 24 का मतलब ये होगा कि रो और कॉलम की जो टोटल एलिमेंट की प्रोडक्ट की जाती है वो 24 आनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। हो सकता है 1 इंटू 24 भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 1 इंटू 24 का मतलब रो मैट्रिक्स जिसमें एक सिंगल रो में, ठीक है, 24 एलिमेंट सिंगल रो में आ जाए दैट इज रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो 1 रो है एंड 24 कॉलम है, ये रो है और ये कॉलम्स है। तो 1 इंटू 24 या फिर 24 इंटू 1 भी हो सकता है, यानी कि 24 रो और 1 कॉलम भी हो सकते हैं। सिमिलरली आप सेकंड पे चलते हैं तो 2 इंटू 12 भी हो सकता है, 2 रो और 12 कॉलम, या फिर 12 रो और 2 कॉलम, ठीक है, यानी कि 24 ही इसमें बनेंगे, 2 रो और 12 कॉलम हो। ऐसे 3 पे आएंगे तो 3 इंटू 8, नंबर ऑफ रो 4 और नंबर ऑफ कॉलम 6 भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ रो 6 और नंबर ऑफ कॉलम 4 भी हो सकते हैं। तो ये आपके पास टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट है, यानी कि अगर मैट्रिक्स में ये रो और इतनी कॉलम्स अगर हो, मतलब सारे ऑर्डर हैं सारे, या तो ये ऑर्डर होगा या ये ऑर्डर होगा, ये सारे वो ऑर्डर्स हैं जिस ऑर्डर की वो मैट्रिक्स हो सकती है जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24 ही आएंगे। तो ऐसे ही कोई भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चलो 24 हो सकता है यहाँ पे 12 पूछ लें कि 12 एलिमेंट होंगे तो क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं। तो आपको ऐसे ही पेयर बनाने पड़ेंगे कि कितने रो और कितने कॉलम्स का पेयर बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, कंस्ट्रक्ट ए 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स वेयर aij इज इक्वल टू i प्लस जे होल स्क्वायर। मैंने आपको सिखाया था कैसे करना है। सिंपली पहले 3x3 ऑर्डर के एक मैट्रिक्स लिख लीजिए। पहले aij है तो a11 a12 a13 3 रो एंड 3 कॉलम होने चाहिए, ध्यान रखें, 21 a22 a23 a31 a32 a33। ये आपने ऐसे नोट करना है पहले। उसके बाद क्या करना है, आई और जे की जगह रखते जाना है 1 by 1। सबसे पहले a11 हम निकालेंगे तो a11 मीन्स आई और जे को 1 1 रख दीजिए। सो 1 + 1 होल स्क्वायर दैट इज 4, 2 स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। सिमिलरली a12 करेंगे तो 1 + 2 i प्लस जे करना ना, देखो ये i प्लस जे, तो i और j 1 और 2 है, और स्क्वायर करेंगे तो 2 + 3 1 3 हो जाएगा, और उसका स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास ये वैल्यू हो जाएगी 4 9 16 9 16 25। आपको करके देखना, वो आपको अपने आप पता लग जाए क्या है, 16 25 और 36। 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स फॉर्म हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फाइंड ABCD इफ दिस इज इक्वल टू दिस। तो कुछ देर पहले मैंने आपको इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स बताया था, उसमें शायद आपको बताया भी था मैंने बात कि अगर कोई दो मैट्रिक्स इक्वल दी होंगी, इक्वालिटी वाली बात होगी, तो हमेशा आपको वो वैल्यूज फाइंड करने के लिए कहा जाएगा वेरिएबल्स की। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का है, इसमें ABCD आपको फाइंड करने के लिए कहा गया है, और कहा गया है कि दोनों इक्वल हैं, दैट इज इक्वालिटी है। इक्वालिटी तभी होती है, मैंने पहले बताया था, जब ऑर्डर सेम होता है और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होते हैं। तो आपको क्या करना है, a माइनस बी को रखना है -1, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 रखना है, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5 रखना है, और 3c प्लस d इज इक्वल टू 13 रखना है। इन दोनों को सोल्व करेंगे, 10th क्लास वाली बातें हैं, लीनियर पे इक्वेशन वाली बात करनी है। तो इन दोनों को सोल्व करके a और b आ जाएगा, यहाँ से a की वैल्यू रख के वो c आ जाएगा, c की वैल्यू रख के d आ जाएगा। नॉर्मल कैलकुलेशन है 10th क्लास के लेवल की, तो आप इसको सोल्व करना है और ABCD आ जाएंगे। स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपका जो बेसिक है, जो फर्स्ट एक्सरसाइज का आपकी जो बनता है टॉपिक, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आपकी एक्सरसाइज में, मैंने आपको मोस्टली क्वेश्चन उनमें से ही उठाए हैं जो एक्सरसाइज में थे। तो आप उम्मीद करता हूँ आपको आज वाला पोर्शन समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो बिल्कुल ईजिली आप इनको स्कोर कर सकते हैं। और सबसे ईजीएस्ट टॉपिक वैसे है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, और साथ ही लाइक और शेयर तो जरूर करना ही करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।